की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आरफा वेलफेयर फाउंडेशन व एम्स वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा क्राइस्ट महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। जगदलपुर यातायात विभाग के द्वारा बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर कर रही कार्रवाई। लामनी पार्क के 1.5 एकड़ में बनाया जा रहा है पक्षी विहार। वन विभाग की कार्यवाही, 47 नग चिरान जब्त, अनुमानित कीमत 70,000। अब खबरें विस्तार से। क्राइस्ट महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आरफा वेलफेयर फाउंडेशन व एम्स फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें जनरल चेकअप, ब्लड प्रेशर लेवल, डायबिटीज चेकअप व खून जांच की सेवा दी गई। 201 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। साथ ही उज्ज्वला ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्राइस्ट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फादर सेजू ने सर्वप्रथम रक्तदान किया। उनसे प्रभावित होकर 28 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया, जिसमें हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर MBBS सौरभ, मोतीवाला वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट दीपक वर्मन, उज्ज्वला ब्लड बैंक, महफूजा हुसैन, आरफा वेलफेयर फाउंडेशन, हिमांशु राव, एम्स फाउंडेशन, प्रिंसिपल क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर, डॉक्टर फादर थॉमस, PJ HOD, MSW मनीषा देवांगन और सभी वॉलंटियर के सहयोग से शिविर को सफल बनाया गया। आज हमारे कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हमने ब्लड दिया है। यहाँ पे उज्ज्वला ब्लड बैंक से आए हुए हैं, तो ब्लड देके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी आगे आएँ और ब्लड दें, जिससे कि हमको ये लगे कि हम किसी के काम आएँ। इससे एक मेरे को इच्छा था कि ब्लड देने का, मैं इससे पहले कभी दिया नहीं था ब्लड, तो अभी मेरे को मौका मिला और मैं इस मौके का फ़ायदा भी उठा लिया बढ़िया से। डर रहा था स्टार्टिंग में तो, लेकिन सब सही है। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत है, नॉर्मली लग रहा है, कुछ ऐसे कुछ नहीं है। दूसरों के लिए क्या बोलना है? दूसरों के लिए देखो, रक्तदान एक बहुत अच्छा पुण्य का काम है और करना चाहिए सभी को। तो मेरे ख्याल में इस तरह के आयोजन खासकर हमारे बस्तर क्षेत्र में होते रहने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको पहले से ही बीमारी अगर हमारे कुछ है वो पहले से पता चल जाती है, कि हमको पहले से हम अवगत हो जाते हैं कि इस तरह की बीमारी हमारी बॉडी में आजकल जैसे कोरोना का दौर है, बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि एकदम जब कोरोना होता है तो हमको पता चलता है और भी कोई बीमारियां थी उनको। तो अगर इस तरह के चेकअप रेगुलर होते रहेंगे, इस तरह के आयोजन रेगुलर होते रहेंगे, तो क्या है, लोगों को भी एक जागरूकता बढ़ेगी कि मेरा किस तरह का मेरा हेल्थ का स्टेटस है, मुझे किस तरह की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आज हमने हमारे कॉलेज में फ्री मेडिकल कैंप का कार्यक्रम रखा, जिसमें आरफा वेलफेयर फाउंडेशन और एम्स फाउंडेशन का योगदान रहा हमारे साथ। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्री कैंप में ये किया कि BP, शुगर, जनरल चेकअप करवाए और उज्ज्वला ब्लड बैंक के द्वारा हमको उनका सहयोग मिला और हमने हमारे बच्चों को प्रेरणा दी और वो लोग आगे आकर ब्लड डोनेट किए। जगदलपुर के पंडित दीनदयाल वार्ड के निवासियों के द्वारा घर के सामने बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से परेशान होकर कई बार शिकायत की गई। उसके उपरांत यातायात विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वार्ड में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए चालान की गई। पीड़ित प्रभात दुबे ने बताया कि हमारे घर के सामने सुबह से रात तक गाड़ियों का रेला लगा रहता है। घर के सामने 4 पहिया, 6 पहिया और 10 पहिया गाड़ियों को पार्क करके चले जाते हैं और उनके आड़ में गंदगी भी मचाते हैं। रात भर हैवी लोडेड गाड़ियों के द्वारा सरिया को अनलोडिंग करते समय जोर जोर से फेंका जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का परिवार का जीना दुभर हो गया है। सिविल एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। ये जितना हो रहा है अवैध है, विदाउट परमिशन सब काम चल रहा है ना। इन पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, रात के सो नहीं पा रहे हैं हम लोग। और इनको 10 बार समझाइश दे चुके हैं, मगर समझते नहीं ये लोग, है ना। और ये सारे गाड़ी यहाँ असामाजिक तत्व भी जमा होते हैं, दारूखोरी भी होता है। वही पूर्व पार्षद संतोष यादव ने बताया कि इस वार्ड में गाड़ियों के आवाजाही एवं पार्किंग के द्वारा कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वाहन मालिकों को समझाने के बावजूद उन लोगों के द्वारा अपनी गाड़ियों को बेतरतीब खड़े करके चले जाते हैं और उसके पश्चात वाद विवाद करते हैं। यातायात विभाग के द्वारा यह जो कार्रवाई हो रही है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ये जो समस्या है ट्रांसपोर्ट
की, वो तो वाकई विकराल समस्या है। ये जो रिहायशी एरिया है, कम से कम यहाँ हैवी गाड़ियों का प्रतिबंधित होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से व्यवस्थित करना चाहिए नगर निगम को। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि रिहायशी एरिया में लोग बराबर अपना टैक्स जमा करते हैं और उसके बाद ये जो परेशानी आती है, ये वाकई में बड़े दुख की बात है। इस पे प्रशासन को त्वरित ध्यान देते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम रिहायशी एरियाओं में हैवी गाड़ियों को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रही है? ये बिल्कुल जायज़ है। ये कार्रवाई, ऐसा कार्रवाई समय समय पे होते रहना चाहिए। लामनी पार्क में 1.5 एकड़ में बनाया जाएगा पक्षी विहार। जी हां, आपने सही सुना है। जगदलपुर से लगे लामनी पार्क में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का उद्घाटन संभवतः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के हाथों 26 जनवरी को होना बताया जा रहा है। शहर से लगे लामनी पार्क में अब देश विदेश के पक्षी पर्यटक देख सकेंगे। पार्क में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एवियरी का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां 35 प्रजाति के पक्षी शुरुआत में लाए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। पार्क के 1.5 एकड़ परिसर में इस पक्षी विहार का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग प्रजाति के बेम्बू सेटम भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें देश भर के बांस की प्रजातियां लगाई जा रही है। इस पार्क को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वन विभाग ने साल 2016 में इसका विकास का कार्य शुरू किया है। आगामी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां शुरू होने वाली एवियरी का उद्घाटन करेंगे। पूरे बस्तर संभाग में यह इकलौती एवियरी होगी। इस एवियरी की खास बात यह है कि शेड्यूल संरक्षित में शामिल होने वाली पहाड़ी मैना नहीं रखी जाएगी। जगदलपुर के लामनी पार्क में बर्ड एवियरी का निर्माण किया जा रहा है। ये निर्माण जो है, इसकी लागत राशि 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये अपनी तरह का प्रदेश का पहला जो है बर्ड एवियरी होगा, जिसमें आप स्वयं केज के अंदर पक्षियों को खुले तौर पर उड़ते हुए देख सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। ये मूल रूप से ये परियोजना जो है ये पिछले साल ही प्रारंभ हो पाई थी और इस वर्ष हम लोग का ये ऐसी धारणा है कि इसमें अभी जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है, तो उनके कर कमलों से इसका लोकार्पण किए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें कुल 28 प्रकार की प्रजातियों का रखने की योजना बनाई गई है, जो मूल रूप से बेंगलोर और हैदराबाद और जबलपुर से भी लाने की बात चल रही है, जिसका टेंडर जो है वो कर लिया गया है और ये संभवतः ये 15 तारीख तक प्रारंभ हो जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह के सहमति एवं प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम की अनुशंसा से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर जिले से संरक्षक राज बहादुर सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह भदौरिया, प्रदेश महासचिव कैलाश सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह कुशवाहा, कुलदीप सिंह भदौरिया एवं प्रदेश सचिव संग्राम सिंह राणा को बनाया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बस्तर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चौहान को बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम ने कहा, प्रदेश संगठन में आप सभी का मनोनयन कर जिम्मेदारी देते हुए आपसे अपेक्षा है कि आप तन मन धन से क्षत्रिय समाज एवं राष्ट्रीय संगठन की सेवा करते रहेंगे। बस्तर जिले से प्रदेश में नियुक्त होने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बस्तर जिले में हर्ष व्याप्त है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी की सहमति और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम जी की अनुशंसा से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में श्री राज बहादुर सिंह राणा जी एवं उपाध्यक्ष के रूप में ब्रिजेश सिंह भदौरिया जी एवं महासचिव के रूप में कैलाश चौहान जी, देवेंद्र सिंह कुशवाहा जी एवं कुलदीप सिंह भदौरिया जी और सचिव के रूप में मैं स्वयं संग्राम सिंह राणा नियुक्त हुए हैं और जिला अध्यक्ष के रूप में श्रवण सिंह चौहान जी नियुक्त हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्री अवधेश सिंह गौतम जी का, जिन्होंने हमें उस लायक समझा और प्रदेश बॉडी में उन्होंने रखा। रायपुर स्थित बाल कचहरी चौक स्थित बाल आश्रम पहुंचकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा संग मनाया अपना जन्मदिन।
मंत्री कवासी लखमा के द्वारा सभी बच्चों को पेन कॉपी का वितरण कर बच्चों संग केक काटा। इसके बाद बच्चों को भोजन वितरण कर बच्चों के साथ भोजन ग्रहण किए। मंत्री के द्वारा बाल आश्रम में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन, रहने की व्यवस्था सहित विभिन्न जानकारी ली। बाल आश्रम अध्यक्ष अजय तिवारी को मंत्री के आश्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए बधाई दी। इस दौरान असंगठित क्षेत्र जन समस्या निवारण प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम सोलंकी, नंदलाल देवांगन बीरगांव, नगर पालिका निगम महापौर, बाल आश्रम अध्यक्ष अजय तिवारी, सचिव रूपचंद माल, अधीक्षक अनिल चंद्राकर एवं समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हो गया। भारत माता की जय। बस्तर में जहां भी आपकी नजर जाएगी जंगल ही जंगल नजर आ जाएंगे और इस समय लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद हैं। समय समय पर वन विभाग द्वारा इन तस्करों पर कार्रवाई की जाती रही है। जगदलपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चिरान की तस्करी करने वाले हैं, जिस पर जगदलपुर सीएफ मोहम्मद शाहिद, डीएफओ डीएफ साहू के मार्गदर्शन पर टीम गठित कर नानगुर क्षेत्र के छोटे मुरमा में विभिन्न चिन्हांकित घरों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 4 घरों से विभिन्न प्रजाति के लट्ठे एवं हाथ चिरान जब्त किया गया। लगभग 47 नग चिरान शामिल है। इनकी अनुमानित कीमत 70,000 रुपए आंकी गई है। एक गाड़ी भी जब्त की गई है। इस मामले में 4 लोग पर अपराध कायम कर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा लुई ब्रेल की जयंती के मौके पर सांसद दीपक बैज द्वारा मिशन आत्मनिर्भर 2023 की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से बस्तर जिले के हर दिव्यांग जन तक समाज कल्याण विभाग की पहुंच को सुनिश्चित की जाएगी। आड़ावाल स्थित दृष्टि श्रवण बाधित शासकीय स्कूल बस्तर सांसद दीपक बैज ने कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर 5 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण विभाग के इस जागरूकता रथ में 10 लोगों की टीम होगी, जो बस्तर जिले के हर गांव तक एक साथ पहुंचेगी। यानी कि एक साथ 50 लोगों की टीम दिव्यांगजनों की सहायता के लिए तैयार रहेगी। इनमें शामिल टीम 21 बिंदुओं की एक प्रश्नोत्तरी पर दिव्यांगजनों से जानकारी लेगी, जिसके उपरांत यह पता लगाया जा सकेगा कि दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बना है या नहीं, उनका आधार कार्ड बना है या नहीं। इससे शासन की योजनाओं का सही लाभ दिव्यांगों तक पहुंच पाएगी और विभाग के पास भी उचित डाटा उपस्थित होगी। कार्यक्रम में स्कूल के 17 दृष्टिबाधित बच्चों को मोबाइल हैंडसेट्स प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के द्वारा दृष्टि श्रवण बाधित शासकीय स्कूल के बच्चों को पुरस्कार भी वितरण किया गया। 1809 को जन्म होकर उन्होंने जो आज पूरा हमारा देश नहीं, पूरा विश्व आज लुई ब्रेल का जन्मदिन आज मना रहे हैं। वो लुई ब्रेल जो हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो एक बड़ा आविष्कार, बड़ा खोज किया, जिन्होंने जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था, और आज वो सपना उन्होंने साकार करने का काम किया। क्योंकि आज की परिस्थिति में हर दिव्यांग के लिए प्रदेश में 2018 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने जन घोषणा पत्र तैयार किया, जहां पर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में चिट फंड कंपनी में डूबे पैसे वापस दिलाने के वादे अंकित थे, जिसे लेकर निवेदकों को एक उम्मीद हुई और उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा करते हुए राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनाई। आज भूपेश बघेल सरकार को 4 वर्ष बीत चुके हैं, मगर चिट फंड में डूबे पैसे निवेशक को अब तक नहीं पहुंचे हैं। इसकी प्रक्रिया तो कई दफा की गई, मगर राज्य सरकार अभी तक इनके पैसे वापस दिलाने में नाकाम है, जिसे लेकर अब आंदोलन की तैयारी की जा रही है। धमतरी के गांधी मैदान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ध्यान आकर्षण कराने का काम किया गया। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन होने, जिसे लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश में उग्र आंदोलन होंगे, जिसे लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई है। खिलाफी नहीं चलेगी, खिलाफी नहीं चलेगी।
और हमारे गांव में सब ही मन सब आहन चिप कंपनी में सब इसने पैसा जमा करने कदू दू पैसा कमा के काकरो पैसा नहीं मिली से सरकार जब चुनाव आते तब हमारा पैसा मांगे वोट देवर मांगे बर आते और पैसा के जब आते से तब सब भुला गए। एक कारण हम सब आंदोलन में आने दे बोले बर कि हमारा पैसा चाहिए। कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे आप? मोर करीब देहूँ बोले रही से तब 32,000 है और मोर ससुर करे रही से 50,000। 2018 से पहले रमन सरकार जब थी तो सैकड़ों कंपनियों ने छत्तीसगढ़ शासन के अंदर राज्य के अंदर अरबों रुपए का चिट फंड के द्वारा पैसा जमा करवाया गया, जिसमें हमारा दमतरी जिला भी शामिल है। यहाँ भी करीब 1.25 लाख लोगों ने पैसा जमा किया, कई कंपनियों में जमा करवा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये कांग्रेस पार्टी जब अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि हमको चुनाव जिताइए, हम आपके पैसे को वापस करवाएंगे, उसने कानून बना दिया। भूपेश सरकार आ गई, आज 4 साल पूरा हो गया, लेकिन जितने निवेशक हैं उनके ये 10% लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ। अभी हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जून में एक अभियान चलाया, जनदर्शन में भी कई गाँव के लोगों के सूची दी, 125 के करीब तो हमने कोलियारी और मोड़पार गाँव के दिए। उसके बाद प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। इसका मतलब है शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए मजबूर होकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गांधी मैदान में सांकेतिक धरना दिया गया है, जिसमें कई निवेशक आए हैं अलग अलग जगह से और उनका लाखों रुपया इसमें जमा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः सूची भेजी गई है ध्यान आकर्षण के लिए कि शीघ्र 15 दिन के अंदर इनके पैसे पर कार्रवाई की जाए और जिन कंपनियों ने जिस पैसे को लूटा है वो कंपनियां उस पैसे को वापस करें और सरकार उस पैसे को नीलामी करवा कर उनके जो भी संपत्ति है, खेत है, उनके ऑफिस हैं, उस पर पैसा वापस करवाए और गरीब लोगों को उस पैसे को वापस दिलवाए। तो उनके द्वारा जो है वो ज्ञापन दिया गया है कि जो चिट फंड कंपनियां हैं जिसमें जो है उनके द्वारा लोगों के द्वारा निवेश किया गया था उसके संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए और निवेशकों का पैसा जो है उनको वापस दिलाया जाए। राजनांदगांव जिले में 2 दिनों से आए मौसम में बदलाव के चलते धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। वहीं हजारों क्विंटल धान अभी भी खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। कुछ केंद्रों में पर्याप्त कैप कवर के अभाव के चलते धान भीगने की आशंका भी बनी हुई है। बीते मंगलवार की सुबह से दिन भर राजनांदगांव जिले में बादल छाए रहे। वहीं आज बुधवार की सुबह हल्की फुहारों के साथ बादल बरसने लगे। बेमौसम हो रही इस बारिश से जिले में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी भी प्रभावित हुई है और बारिश की वजह से आज खरीदी बंद कर दी गई है। वही हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। हालांकि इन धान को ढकने समिति द्वारा कैप कवर लगाया गया है, लेकिन कई समितियों में पर्याप्त कैप कवर की व्यवस्था नहीं है। राजनांदगांव शहर के समीप ढाबा धान खरीदी केंद्र में अब तक 55,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिनमें से 45,000 क्विंटल धान का उठाव हुआ है। वही 10,000 क्विंटल धान अभी भी खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। ढाबा सोसाइटी के प्रबंधक उपेंद्र सिंह देशमुख का कहना है कि बारिश से धान बचाने पर्याप्त कैप कवर मौजूद हैं। अभी तक 55,000 क्विंटल धान खरीदो के ढाबा समिति में और 45,000 क्विंटल उठाव हो चुका है। 10,000 क्विंटल अभी समिति में रखा है। धान को बचाने के लिए क्या आपके पास व्यवस्था है? हाँ, पूरा व्यवस्था है। सभी तालपत्री से ढक दिया गया है और किसी प्रकार की क्षति नहीं होगा। सभी धान को ढका गया है। बेमौसम हो रही इस बारिश से धान खरीदी प्रभावित होने के साथ ही मौसम की मार से धान को बचाना समिति प्रबंधकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सुबह लगभग 7 बजे से जारी हल्की बारिश के बीच आनन फानन में धान की बोरियों को ढका गया है। वही बिना टिन सेट के खुले आसमान के नीचे रखे धान में मौसम के चलते नमी आने की संभावना भी बनी हुई है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।